हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तपस्या में। आज का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की तरह अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की यह खूबसूरती होती है कि जब चुनाव होता है तो वहाँ के लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन भारत की तरह वहाँ की प्रक्रिया थोड़ी कठिन और लंबी है। ऐसे में अमेरिका में चुनाव किस तरह होते हैं, वहाँ की प्रणाली क्या है और एक अमेरिकी व्यक्ति अपने राष्ट्रपति को किस तरह चुनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्र प्रमुख होता है, और जो भारत का राष्ट्रपति होता है औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख और औपचारिक रूप से प्रमुख दोनों ही राष्ट्रपति होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बराबर ही शक्ति रखता है। 1789 तक आज तक कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। 4 मार्च 1789 में अमेरिका के संविधान लागू हुआ और 1841 में विलियम हैरिसन की जब मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति जॉन टाइलर राष्ट्रपति का पद संभाले थे, क्योंकि यूएस के संविधान में लिखा था कि राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेंगे। लेकिन संविधान में यह क्लियर नहीं था कि जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे वो औपचारिक रूप से संभालेंगे कि परमानेंट, यानी जितनी कार्यकाल राष्ट्रपति के बाकी रह गया उतनी देर तक संभालेंगे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु 1945 में हो गई। उस समय उपराष्ट्रपति ट्रूमैन यही उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में बम फेंका। यानी हम ये कह सकते हैं जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वो बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन सकता है और पूरे राष्ट्रपति का जो शक्ति है वो प्राप्त कर सकता है। अमेरिकी संविधान के 25वें संविधान संशोधन 1967 में यह संशोधन किया गया कि अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाता है और कार्यभार और उसे वह लगता है कि वह कार्यभार नहीं संभाल सकता, तो वहां का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और इसके नीचे 15 लोग और डिसाइड किए जाते हैं कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति कुछ हो जाता है तो इसके बाद कौन राष्ट्रपति बनेगा। 1783 में जब अमेरिका आजाद हुआ उस समय केवल 13 कॉलोनीज ही थी। चीफ कमांडर जॉर्ज वाशिंगटन थे। 4 जुलाई 1776 में घोषणा कर दी गई थी कि अमेरिका आजाद है, लेकिन वास्तविक जो आजादी होने पाई थी 1783 में इंग्लैंड के साथ पेरिस की संधि की और 1783 में वो आजाद हो गया। 1787 में संविधान सभा की बैठक हुई, जिसे फिलाडेल्फिया की बैठक कहा जाता है, और इसमें केवल यानी अमेरिका के संविधान में केवल 7 ही आर्टिकल हैं। 4 मार्च 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति बने और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यभार केवल 2 बार ही होगा, क्योंकि उनको जनता ने कहा कि आप एक बार फिर चुनाव लड़िए। लेकिन उन्होंने कहा कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और डिसाइड किया कि जो राष्ट्रपति कार्यकाल होगा वो 2 बार ही होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह संविधान में नहीं कहा गया है कि जो राष्ट्रपति कार्यकाल होगा वो 2 बार होगा, लेकिन 22वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति कार्यकाल होगा वो 2 बार से ज्यादा नहीं होगा। और 1 महीने बचा हुआ है तो उसका एक कार्यकाल गिना जाएगा, क्योंकि संविधान में लिख दिया गया था कि अगर 2 साल से ज्यादा कार्यभार कोई संभालता है तो उसका कार्यकाल एक गिना जाएगा। हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये गधे है और हाथी है, ये दोनों चुनाव चिन्ह हैं। जो गधा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है और जो हाथी है रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आप सोच रहे होंगे गधा कैसे चुनाव चिन्ह हो गया। बात उस समय की है जब एंड्रू जैक्सन ने चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे तो उनके विरोधियों ने उन्हें जैक्सन एस कहकर पुकारा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रचार में हर जगह गधा का यूज किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। क्योंकि जैसे अपने यहाँ जब ये कहा गया कि चौकीदार चोर है तो यहाँ पर एक ट्रेंड चला दिया गया, हाँ मैं चौकीदार। इससे क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री थे उनको इससे बेनिफिट ही हुआ, इससे घाटा नहीं हुआ। कौन बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। अमेरिका संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में वहां के राष्ट्रपति चुनाव की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। इसमें 3 प्रमुख बातों का ध्यान दिया गया है जिसके तहत अमेरिकी चुनाव की नींव पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो 3 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त क्या है, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पैदाइशी अमेरिकी होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, चुनाव लड़ने वाली व्यक्ति
को कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा होना चाहिए। अब हम तीनों बातों को समझते हैं। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति पैदाइशी अमेरिकी होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वहां जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसे उस देश के नागरिक भी होना चाहिए और वो वहां पैदा भी हुआ। जैसे कि अपने भारत में ये नहीं होता। अपने भारत में क्या होता है, बस नागरिक होना चाहिए। जैसे अगर यदि कोई बाहरी देश का व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। और चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि वो अमेरिका में पैदा हो गए हो, नागरिक हो और जब और वो बाहर रह रहा हो और जो चुनाव लड़ना वो आ जाए चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो। कम से कम उसे 14 वर्ष तक उसे वहां रहना ही होगा। कैसे शुरू होती चुनाव प्रक्रिया? अमेरिका में 2 पार्टी का सिस्टम है, पहले रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेट। दोनों पार्टियों को अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना होता है। इसे जनता वोट देती है, लेकिन इस उम्मीदवार को चुनने से पहले भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि राष्ट्रपति तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कोई उम्मीदवार कैसे बनेगा इसके चयन भी जनता या पार्टी करेगी। ये बहुत खूबसूरत चित्र है। इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, ये जो मूल नागरिक और 35 वर्ष की आयु और 14 साल से अमेरिका का निवासी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? प्राइमरी और काकस एक प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव की। इसमें क्या होता है, अपने पार्टी मेंबर का समर्थन हासिल करने के प्रतिनिधि लेवल से प्रचार करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर आए हैं, इनकी सबकी विचारधारा अलग अलग है। जो एक विचारधारा के लोग होते हैं एक पार्टी के हो जाते हैं, जो अलग विचारधारा को वो अलग पार्टी में जाते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि विचारधारा दो पार्टियों में बट गए हैं, एक रेड है एक ब्लू है। इसी तरह अब क्या होगा, पार्टी उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने, हम देखते हैं प्राइमरी और कॉकस क्या होता है। पार्टी का उम्मीदवार तय करने के लिए 2 तरह से चुनाव किए जाते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा कॉकस। इसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। उसे सिर्फ अपने समर्थकों का साथ चाहिए होता है। अगर प्राइमरी चुनाव की बात करें तो यह राज्य सरकारों के अंतर्गत कराए जाते हैं, जो कि खुले और बंद रूप में भी कराए जा सकते हैं। यानी अगर राज्य सरकार चुनती है कि खुले रूप से चुनाव करेगी तो उसमें पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनता भी मतदान कर सकती है। वहीं अगर बंद रूप से मतदान होता है तो सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक उम्मीदवार के लिए वोटिंग कर सकते हैं। अब अगर बात काकस की करें तो यह चुनाव पार्टी की तरफ से ही कराए जाते हैं। इसमें पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठे होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे व्यक्ति की बात सुनते हैं, उसके बाद उसी सभा में हाथ खड़े कर एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम राज्यों में होता है। अमेरिकी चुनावी सिस्टम में एक पेच ये भी है कि वहां पर एक वोटर को चुनाव से पहले कुछ समय के लिए एक पार्टी के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी वह इस तरह के प्राइमरी और कॉकस स्टेप 2 का प्रोसेस क्या है। हर पार्टी नेशनल कन्वेंशन के जरिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनती है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है वो उपराष्ट्रपति को चुनता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे टीवी डिबेट कराते हैं। इस टीवी डिबेट में क्या होता है, कोई एक मुद्दा रख लेंगे, उसी मुद्दे पर दोनों पार्टी के लोग अपनी बात को रखेंगे। इससे क्या होगा, जनता को समझ में आ जाएगा हमें किसे वोट देना है। स्टेट में हर राज्य की जनता वोट करती है और जनता जिसे वोट करती है उसे इलेक्टर्स कहा जाता है। अमेरिका में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के जो मेंबर हैं, जब जनता वोट करने जाएगी तो देखती है कि किस पार्टी का कौन सा मेंबर है। तो ऐसा उसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति का नाम लिखा होता है, उसके नीचे जो उसका मेंबर होता है उसका नाम लिखा होता है। इससे यह पता चल जाता है कि ये मेंबर किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। तो और जनता अपने हिसाब से फिर वोट, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यही इलेक्टोरल कॉलेज अपने राष्ट्रपति को चुनेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो ये मेंबर अपने पार्टी से चुन के आते हैं वो जरूरी नहीं कि वो अपने राष्ट्रपति को भी वोट दें, वो दूसरे चुनाव पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। यानी जिस पार्टी के गाइडलाइन पर वो चुनाव जीत कर आए हैं वो अपने पार्टी को वोट न दे करके दूसरे पार्टी को वोट दे सकते हैं। इसीलिए जब चुनाव हो जाता है नवंबर में, उसके बाद भी जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है वो उस पर धुक धुक करता रहता है, कहीं ये जो हमारे पार्टी के
मेंबर हैं कहीं दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के राष्ट्रपति को वोट ना दे दें। कैसे होता है राष्ट्रपति की जीत का निर्धारण? अमेरिका में इलेक्टोर्स अथवा निर्वाचकों की संख्या 538 है। इसमें से 435 अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि, यानी जो 435 अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि, इसका मतलब आप लोकसभा समझ लीजिए, और वहीं 100 सीनेटर है। सीनेटर आप समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ का राज्यसभा है, और 3 कोलंबिया के अतिरिक्त निर्वाचक होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी संघीय अधिकारी निर्वाचक नहीं बन सकता। इस बार 14 दिसंबर को इलेक्टोरल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए इकट्ठा होंगे। वोटिंग के बाद अमेरिकी कांग्रेस द्वारा वीटो की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती के बाद अमेरिकी सीनेट के अध्यक्ष द्वारा परिणामों की घोषणा की जाएगी। जो भी उम्मीदवार 538 में से 270 मत या 270 मत से अधिक आंकड़ा पार कर लेता है, वो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होगा। यहाँ हम स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे भारत में क्या होता है, एक बार चुनाव हो गया तो जैसे भारत में क्या होता है, यहाँ चुनाव हमेशा होते रहते हैं। जब देखोगे आप चुनाव का माहौल बना रहेगा, जैसे इस समय बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे चुनाव लगातार बने रहते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सारे चुनाव एक बार में करा दिए जाते हैं, और इसमें अमेरिका में सारे चुनाव एक बार करा दिए जाते हैं। अमेरिका में एक बार सारे चुनाव करा दिए जाते हैं। और जैसे इस बार 3 नवंबर को चुनाव होगा, 3 नवंबर को जो चुनाव होगा वो जनता क्या करेगी, अपने मेंबर को चुनेगी, ना कि राष्ट्रपति को चुनेगी। अपने मनपसंद मेंबर को चुनेगी। और ये जो मेंबर विभिन्न पार्टियों के मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, तब वो राष्ट्रपति को वोट करेंगे। और जिस राष्ट्रपति को 270 मतों का आंकड़ा 270 या 270 से अधिक मतों का आंकड़ा पार कर लेता है, वह राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाएगा। अमेरिका मंत्रिमंडल बनाने की प्रक्रिया भारत से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ मंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वह संसद का सदस्य हो, ना ही उसके लिए राजनीतिक दल का सदस्य होना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति को लगता है तो वह विरोधी पार्टी के सदस्य अथवा किसी विशेषज्ञ को भी मंत्री बना सकता है। देखिए उसे मंत्री, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य होना जरूरी है, लेकिन अमेरिका में ये जरूरी नहीं है। अमेरिका में किसी को भी चाहे वो किसी फील्ड का विशेषज्ञ हो या विरोधी पार्टी को भी हो, उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है। यहाँ हम एक चीज़ और क्लियर कर दे रहे हैं, जो सीनेट है उसमें 100 सीटें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में 50 राज्य है और हर राज्य में 2-2 सीटों का बंटवारा है। सीनेट की हर राज्य में 2 सीटों का बंटवारा है। लेकिन अगर आप अपने भारत के परिजन आप करेंगे तो यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ जनसंख्या के सब सीटों का बंटवारा होता है। जैसे यहाँ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 131 है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर राज्य की जो सीटें हैं सीनेट की वो 2-2 होंगी, लेकिन वहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ की सीटें डिफरेंस होती हैं। इसलिए जो वहाँ की जो हर राज्य की मिनिमम सीटें होंगी वो राज्यसभा की 2 होंगी, और मिनिमम जो लोकसभा जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो सीनेट है, जैसे कि वहाँ का जो सीनेट है उसकी जो मिनिमम सीट हैं वो 2 होगी, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट है वो मिनिमम 1 हो सकती है। यानी हर राज्य की मिनिमम सीटें 3 हो सकती हैं वहाँ पर अमेरिका में। धन्यवाद दोस्तों, आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।